जब आपने स्टार्ट किया तो किस टाइप के स्ट्रगल्स आए? एज यू नो कि मेरी फील्ड डॉक्टरेट की है, तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स अलग थे। मुझे कुछ भी नहीं पता था साइंस सब्जेक्ट से पूरा ह्यूमैनिटीज पे टर्न करना। तो बहुत सारे हाथ पैर मारे, खुद से ही यूट्यूब पे सर्च करा कि ये कहाँ से पढूं, ये कहाँ से पढूं। आपकी ये जो जर्नी है कब से स्टार्ट हुई? कब आपको लगा कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में पहले से नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। 2022 में मेरी BDS कंप्लीट हुई थी, तो उस बीच में 2020 में कोविड भी आया था, तो बहुत सारे फेजेस देखे हेल्थ सिस्टम में हम लोगों ने। तो मैंने बहुत सारी चीजें ना कैंप्स में ऑब्जर्व करी कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कहाँ कहाँ लैग कर रहा है। तो मुझे लगा कि एक इंसान केवल मेडिसिन से हील नहीं हो सकता, उसको मेडिसिन के साथ साथ हमारी जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, जो सिस्टम है, उन सबके साथ की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा कि शायद आई कुड बी द पर्सन हु कैन ब्रिज दिस गैप जो हेल्थ सिस्टम में और एडमिनिस्ट्रेशन में। कि जो इसने मेहनत करी थी वो आज इसके कामयाब हो गई है। कभी कभी ये जैसे बहुत परेशान हो जाती थी, रोती है कि मम्मी नहीं हुआ तो मैं तो जीरो पे आ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तू इतने अच्छे से पढ़ाई कर रही है तो ये तेरा होएगा जरूर। पूरे भारत की बात करें कि जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है जी। और यहाँ पर और ज़्यादातर जो दिक्कतें बनती हैं वो उनकी माँ ही होती है कि नहीं उनको पढ़ने की शादी कर दो। ऐसा तो उन लेडीज़ के लिए आपका क्या मैसेज? नहीं, आज के ज़माने में ये सब नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका देना चाहिए। आजकल ये भी नहीं कि भी लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क भी नहीं मानता। मैं या तो फंक्शन में जाती नहीं थी, जाती थी तो मुझे ताने पड़ते थे कि तुम सबसे बड़ी हो, तुम सबसे छोटी हो गई, अभी तक तुमने शादी नहीं की। आप लोग जब किसी भी इस तरह की तैयारी करो ना, तो पहले से ढोल नगाड़े मत बजाओ। मेरे पूरे परिवार में नहीं पता था मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है योगेंद्र कुमार और आज हम मिलने आए ऐसे स्टूडेंट से जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में UPPCS 2024 एग्ज़ाम को क्रैक किया है और पोस्ट की हम बात करें तो DYSP बने हैं। DYSP वो भी बहुत बड़ी पोस्ट होती है। SDM और DYSP पोस्ट जो ऐसी हैं कि स्टूडेंट की एक ड्रीम होता है कि मुझे SDM बनना है, DYSP बनना है। और सबसे खुशी की बात ये है कि ये पर्सनैलिटी जो भी हम जिनका इंटरव्यू लेने आए, ये हमारी स्टूडेंट भी हैं, स्टडी IQ टीम की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। तो चलिए मिलाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं श्वेता त्यागी जी, जिनको पोस्ट मिली है DYSP। तो श्वेता जी, आपको बहुत बहुत बधाई और स्टडी IQ टीम से ये बहुत बहुत बधाई कि आपको इतना अच्छा पोस्ट मिला है और ये आपकी मेहनत का फल है। थैंक यू सर। तो हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके बहुत से क्वेश्चन रहते हैं और जब सेलेक्टेड स्टूडेंट कुछ गाइडेंस देता है तो सुनते भी हैं। बिल्कुल। तो आपकी ये जो जर्नी है कब से स्टार्ट हुई? कब आपको लगा कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, या मम्मी ने बोला या आपके पिताजी ने बोला? कैसे मोटिवेशन मिला आपको? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में पहले से नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। 2022 में मेरी BDS कंप्लीट हुई थी, तो उस बीच में 2020 में कोविड भी आया था, तो बहुत सारे फेजेस देखे हेल्थ सिस्टम में हम लोगों ने, और लास्ट में फिर इंटर्नशिप में कैंप्स वगैरह होते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ना कैंप्स में ऑब्जर्व करी कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कहाँ कहाँ लैग कर रहा है। तो मुझे लगा कि एक इंसान केवल मेडिसिन से हील नहीं हो सकता, उसको मेडिसिन के साथ साथ हमारी जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, जो सिस्टम है, उन सबके साथ की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा कि शायद आई कुड बी द पर्सन हु कैन ब्रिज दिस गैप जो हेल्थ सिस्टम में और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मुझे लगा अगर मैं ये ऑब्जर्व कर पा रही हूँ तो शायद इस गैप को भर भी पाऊँगी। तब मैंने सोचा कि आई शुड गो फॉर इट। जैसे आप बता रही थी कि इस एग्ज़ाम को आपने पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया, इससे पहले आपने कोई एग्ज़ाम इसका नहीं दिया है, बस पहला अटेम्प्ट था और आपने सिलेक्शन ले लिया। तो ये जो UPPCS की तैयारी है कब से आपने स्टार्ट किया था? सर जैसे मैंने बताया कि 2022 में ही अप्रैल में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो 2023 से मैंने स्टार्ट किया था UPPCS की प्रिपरेशन, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2024 में। जब आपने स्टार्ट किया तो किस टाइप के स्ट्रगल्स आए? बहुत से रहते ना, स्ट्रेस रहता है, कभी कभी बहुत सी दिक्कतें रहती है, स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आया? सर जब मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो थोड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थे फैमिली में उस टाइम, तो मुझे बाहर जाके कोचिंग करनी भी नहीं थी और मैं कर भी नहीं सकती थी उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि ये मुझे खुद से ही करना है। तो स्टार्टिंग में एज यू नो कि मेरी फील्ड डॉक्टरेट की है, तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स अलग थे। मुझे कुछ भी नहीं पता था साइंस सब्जेक्ट से पूरा ह्यूमैनिटीज़ पे टर्न करना।
तो बहुत सारे हाथ पैर मारे, खुद से ही यूट्यूब पे सर्च करा कि ये कहाँ से पढूं, ये कहाँ से पढूं। तो मैंने हर चीज़ के लिए ना कुछ कुछ निकाल लिया था। मैंने कुछ कुछ दिन हर चीज़ को डिवोट किया कि इनसे पढ़ के देखती हूँ, इनसे पढ़ के देखती हूँ। और फिर जो जो चीज़ मुझे बेस्ट लगी वो मैंने एक जगह लिख ली कि ये चीज़ मुझे इनसे पढ़नी है, ये इनसे पढ़ना है, ये इनसे करना है। तो फिर उस तरीके से मैंने वो सेलेक्ट किया। तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। ओके। और जैसे अभी आपके पेरेंट्स भी साथ हैं, आपकी माँ भी हैं, आपके पिताजी भी हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था? सर दोनों का ना अलग अलग लेवल पे सपोर्ट है, क्योंकि अगर मम्मी मेरी इमोशनल सपोर्ट है तो पापा मेरा लॉजिकल सपोर्ट है, और वो बैकबोन है जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। मतलब उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि तुम मेडिकल फील्ड छोड़ के क्यों ट्रांसफ़र होना चाहती है, और अनसर्टेनिटी भी है, होगा नहीं होगा तो क्यों गैप लेना चाह रहे हो। बट ही वॉज लाइक कि अगर तुमने ये सोचा है, तुम करना चाहती हो, तो यू शुड गो फॉर इट। बढ़िया। आंटी से मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आंटी को थोड़ा दीजिए। हाँ, तो आंटी जैसे आपने जब पहली बार सुना कि आपकी बेटी DYSP बन गई तो कैसा लगा था? मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बहुत ही लगा। खुशी हुई। हाँ, कि जो इसने मेहनत करी थी वो आज इसके कामयाब हो गई है। और पढ़ाई में तो ये था कि ये छोटे से ही बहुत अच्छी थी पढ़ने में। कभी हमें इसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई तुम उठो पढ़ाई करो। खुद ही से पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था कि खुद ही अच्छे से पढ़ाई करती थी। जब भी कोई पर्सन तैयारी करता है तो कभी कभी बहुत सा स्ट्रेस होता है, मुझे भी। तो जब ऐसे आप इनको स्ट्रेस में देखते थे तो कैसे मैनेज करते थे? अगर मैं इसको तब देखती थी तो मैं इसको समझाती थी। हाँ। कभी कभी ये जैसे बहुत परेशान हो जाती थी, रोती कि मम्मी नहीं हुआ तो मैं तो जीरो पे आ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तू इतने अच्छे से पढ़ाई कर रही है तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तेरा होएगा ज़रूर। अपने को इतना कमज़ोर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आंटी एक क्वेश्चन और है कि जैसे आप देखते हैं हम समाज में, और भाई आप तो त्यागी समाज से हैं कि जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम पूरे भारत की बात करें कि जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, और यहाँ पर और ज़्यादातर जो दिक्कतें बनती हैं वो उनकी माँ ही होती हैं कि नहीं उनको पढ़ने की शादी कर दो, ऐसा। तो उन लेडीज़ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नहीं, आज के ज़माने में ये सब नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका देना चाहिए। आजकल ये भी नहीं कि भी लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क भी नहीं मानता। पढ़ाना चाहिए, बच्चों को काबिल बनाना चाहिए। सही बात है, बहुत ज़रूरी है आजकल। सही बात है। अंकल जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? और कोई स्ट्रगल इनका देखा हो, आपने कुछ फील किया हो? बताइए थोड़ा स्टोरी इनके बारे में। ये शुरू से ही पढ़ने में बड़ी होनहार थी। शुरू से ही जब इसने स्टार्ट करी थी तो ये फर्स्ट डिवीज़न इसकी आती थी, और स्कूल लेवल पे भी काफ़ी इसके प्रोग्राम होते थे, तो उनमें भी ये पार्टिसिपेट करती थी बढ़ चढ़ के। इसको मेडल मिलता था। जी जी। वो मिलते थे, प्रमाण पत्र मिलते थे। तो काफ़ी अभी बहुत जमा है इसके, जो इसने 6ठी क्लास से शुरू किया था। तो मेरा सपना वहीं से ही था जी कि ये कुछ ना कुछ करेगी। कोई ऐसा स्ट्रगल रहा हो कि कभी कभी रिलेटिव बहुत बोलते हैं नेगेटिव लड़कियों के बारे में, जब पढ़ाई कराते हैं तो रिलेटिव ने कभी ऐसा कुछ बोला, और आपने बोला तो कैसे हैंडल किया? हाँ, रिलेटिव तो बोलते ही हैं, सभी के बोलते हैं, घर के सबके बोलते हैं। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उस चीज़ में, कभी सीरियस लिया नहीं उन लोगों को मैंने। जी जी जी। हाँ, कोई नहीं। क्या आपको विश्वास था अपने बेटी पर कि अच्छा करेगी, सिलेक्शन लेगी और आगे बढ़ेगी? तो अच्छी बात है कि सिलेक्शन लिया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन अब पूछते हैं हम श्वेता जी से कि श्वेता जी, जैसे आप देखोगे कि ये जो UPPCS का जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज होती है इसकी, और बहुत लंबा प्रोसेस है। आप एक भी स्टेज पर हम फेल हो जाते हैं तो दोबारा हम 0 पर आ जाते हैं। तो प्रीलिम्स को हैंडल करने के लिए, प्रीलिम्स को कैसे आपने क्रैक किया, उसकी स्ट्रेटजी बताइए कि हमारे जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एक गाइडेंस मिले। सर प्रीलिम्स अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फैक्ट ओरिएंटेड है, स्पेशली UPPCS। तो सर कहने के लिए कि प्री और मेंस की तैयारी साथ में होती है, वो मुझे लगता है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है साथ में। लेकिन अगर हम क्रैक करने की बात करें तो दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग हैं। प्री और मेंस में सेम स्ट्रैटेजीज से आप क्लियर नहीं कर सकते। तो सर प्री के लिए सबसे पहले तो प्री की तैयारी से पहले मैंने अपने बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करें। आपसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, करंट अफेयर्स जो बेसिक नॉलेज थी वो आपसे ली मैंने। फिर उसके बाद बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे उनकी, जैसे हिस्ट्री की हमारी स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करे। उसके बाद प्री से 6-7 महीने पहले मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती थी कि अब मुझे फैक्ट्स बेस्ड चीज़ें रटनी है, क्योंकि
प्री के लिए आपको, आप चाहो या ना चाहो, आपको रटना तो पड़ेगा ही, सही बात है ना। तो मैंने अलग अलग बुकलेट्स बना रखी थी, जैसे पॉलिटी के लिए जो चैप्टर्स अलग होते हैं तो उसमें जो बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें होती थी वो अलग अलग लिखी हुई थी। और ऐसे ही करंट अफेयर्स को भी मैंने हैंडल किया था। करंट अफेयर्स जैसे यूपी पीसीएस में जैसे करंट अफेयर्स होते हैं कि इस कंट्री के अब प्रेसिडेंट कौन है, उनका आपको मैच करना है ना, या फिर जीडीपी कितनी हो गई है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो आपको बिल्कुल फैक्चुअल याद रखना है। तो उसके लिए भी मैंने मंथ वाइज अलग अलग वो बना रखा था कि अपॉइंटमेंट्स, गेम्स, अवार्ड्स, और ये यूपी में स्पेशल क्या हुआ है वो सेक्शन एक अलग था। तो प्री का तो मेरा वैसे गया था, और 1 महीने पहले तो बिल्कुल वो फिर मुझे रिवाइज करना होता था, कुछ नया नहीं पढ़ती थी 1 महीने पहले। तो जैसे प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज बहुत मायने रखती है, हाँ तो जी आपने सर। कितनी टेस्ट लगाए थे? सर मैंने कम से कम मुझे एक्चुअल याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि मैंने 1500 से 2000 MCQ लगाए थे। और उसमें भी मैंने ये नहीं कि किसी कोचिंग में जाके, जैसे स्टडी IQ भी निकालते हैं तो वो मैं बुकलेट्स वगैरह मंगा लेती थी और वही टाइम फ्रेम से लगा के और सब कुछ बंद करके अपनी MCQ वाली जो आंसर बुकलेट आती है उसमें मैंने प्रैक्टिस की है। और सबसे मेन बात ये है कि आप प्रैक्टिस कर लेते हो, आप मार्क्स भी लगा लेते हो, लेकिन एनालिसिस नहीं करते। क्योंकि कई बार हम ना आंसर टिक करते हुए तुक्के से भी हमारी चीज़ें बहुत सारी टिक हो जाती हैं, है ना, और हमने मार्क्स जोड़ लिया, हम खुश हो गए कि चलो अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन मैं ध्यान देती थी उन क्वेश्चंस पे भी, मैं स्टार बनाती थी जो मुझे लगता है कि मेरा ये आंसर तुक्के से सही हुआ है, ताकि मैं उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ सकूं कि आगे पीछे उस क्वेश्चन के क्या है। और इस बार के 2024 के पेपर में मुझे ये बहुत हेल्प भी किया, क्योंकि 2024 का प्रीलिम्स काफ़ी अलग था। जी। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम टेस्ट लगाते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो क्वेश्चन गलत हुए उन्हीं का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। लेकिन सच में क्या होना चाहिए कि जो आप 150 क्वेश्चन लगा रहे हैं उनका सबका सॉल्यूशन पढ़ो, जो ऑप्शंस दिए हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली। तो हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ये पॉइंट सीख सकते हो। आप बहुत से ऐसे इंटरव्यूज देखते होंगे, लेकिन ये बहुत रेयर पॉइंट मिलते हैं। तो आप जब भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो पूरा का पूरा हर आपने, हो सकता है कि भी आंसर सही हो गया, उसने आपने नहीं पढ़ा, उनके ऑप्शंस को हम जाके इन डेप्थ जाके पढ़ाई करें। तो प्रीलिम्स का तो बहुत सिंपल बताया है श्वेता जी ने। अब मेंस है। मेंस एक बहुत बड़ा यूपीपीएससी में सिलेक्शन लेना है, तो आपको मेंस तो बहुत बेहतर करना है। तो मेंस की आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? सर एक चीज़ सुन के बहुत शॉकिंग लगेगी, मेरा प्री के बाद ही मैंने मेंस स्टार्ट किया था। मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, वो सब कुछ था, लेकिन मेरे नोट्स वगैरह नहीं थे। इवन मेरा एथिक्स भी प्रिपेयर नहीं था, है ना, एथिक्स प्रिपेयर नहीं था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर नहीं था, इंटरनल सिक्योरिटी मैंने नहीं पढ़ी हुई थी तब तक। बस जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो मेरे तैयार थे, उनके भी मेंस ओरिएंटेड नोट्स नहीं थे। तो उस 3 मंथ में ही मैंने नोट्स भी बनाए हैं और 1500 क्वेश्चंस लिटरली लिख के देखे हैं। अरे वाह! एग्ज़ाम से पहले अपनी स्पीड बनाने के लिए भी। और इसके लिए यही था, जो आपका मेंस का सिलेबस है, मैंने वर्ड टू वर्ड हर टॉपिक के नोट्स बनाए थे, हर सब्जेक्ट्स में। मतलब जो भी आपको सिलेबस दिया गया है वेबसाइट से, आप उसे डाउनलोड करो, है ना, और जो भी टॉपिक है उस पे आपके पास नोट्स होने ही होने चाहिए। और एक मेरा ये रहता था मेंस में कि जैसे हम लोगों को अपने आंसर्स में फैक्ट्स लिखने होते हैं, तो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि वो फैक्ट्स लिखे कैसे, प्रेजेंट कैसे करें। बस ये पता होता है कि इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे डाल सकते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, वो इंट्रोडक्शन वाला तो होता ही था जिसमें आप डाल सकते हो तो डाल ही सकते हो, लेकिन मैं बॉडी में एक स्क्वायर ज़रूर बनाती थी और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर मेरे पास क्वेश्चन आया है तो मैं उसमें 5-6 एरो लगा के उसको स्पेसिफाई करके लिखती ही थी कि इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में कितनी जीडीपी हमारी यूज़ हो रही है, कौन सी मेन क्रॉप्स हैं, किनको फर्स्ट वो मिला हुआ है, यूपी से हाईएस्ट है वो, ठीक है, और इसमें कितना एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा इससे, ठीक है, और कितना हमारी इस फसल में हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये पर्टिकुलर एक सेक्शन में डिनोट करके आंसर में भी लिखती थी, तो मेरा वो फैक्ट वाला पोर्शन वहीं कंप्लीट हो जाता। और ये मुझे ऐसा आपने एक इनोवेशन वे में किया कि एक नवाचार कैसे ला सकते हैं, कि प्रेजेंटेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग सीख सकते हो कि हम जो भी डेटा फैक्ट हैं, कि जरूरी नहीं कि हम लाइन में ही लिखें, उसका प्रेजेंटेशन अलग टाइप का कर सकते हैं। उससे टाइम भी बच जाता है और रिवीजन में भी बहुत हेल्प होती है। और खुशी की बात यह है कि आप स्टडी IQ की स्टूडेंट हैं, और जैसे आपने बताया कि सर हमने स्टडी IQ से पढ़ाई किया है, तो
कैसा लगा आपका स्टडी IQ के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब मेरे को लगता है कि सारे ही फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। और मैंने करंट अफेयर्स स्पेशली स्टडी IQ से करे हैं, योगेंद्र सर से करे हैं। बाकी मैं योगेंद्र सर की पर्सनल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, उनकी स्ट्रगल से क्योंकि मेरी भी इन बैक कुछ स्टोरी रही है, वही फार्मर वाली, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारी चीज़ें देखी है, तो वैसी स्टोरी रही है। और बाकी और भी जो फैकल्टी हैं, प्रांजल सर हो गए, सुमित सर से काफ़ी बार मैंने UP स्पेशल के लिए 5 and 6 के लिए उनसे पढ़ा है, तो बहुत अच्छी टीम है। चलिए बढ़िया। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे ना, मैंने देखा है कि टेलीग्राम पे भी मैं देखती थी, वो टीचर्स पे फ्लिप होते रहते हैं, ये नहीं ये। तो आप ना डिसाइड कर लो कि आपको किससे क्या पढ़ना है, और फिर उस टीचर पे फेथ रखो और लास्ट तक उस टीचर से ही वो चीज़ पढ़ो। क्योंकि जितने माइंडसेट को आप चेंज करोगे ना, वो आपको एग्ज़ाम में फिर बहुत नुकसान देगा, क्योंकि आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी होता है कि आपको उस टीचर की आवाज़ तक भी गूंजती है सर में। सही बात है। और ये तो हम करंट अफेयर की क्लास में बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ऐसा लगता है कि जब क्वेश्चन करते हैं तो आपकी आवाज़ आ रही है। एग्जैक्टली वो होता है, तो वो एक्सपीरियंस रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, वो समझ में आ जाता है। बिल्कुल। तो अच्छी बात है। तो अभी जैसे गर्ल्स हैं, अभी गर्ल्स का इस बार रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है कि अंडर 10 में लगभग 6 गर्ल्स हैं, अंडर 5 में 4 गर्ल्स हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं अब अच्छा कर रही हैं, और करना भी चाहिए कि जो पहले जो अधिकार नहीं मिलते थे वो अब अधिकार अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। तो जो लड़कियां जो गांव से हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहें कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सजेशन आप दोगे उनके? सबसे पहले तो ये माइंडसेट चेंज कर लेना कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली ही जाना पड़ेगा, और किसी कोचिंग की सहारे ही आप कर पाओगे। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि मैंने बिना कोचिंग के किया है, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। वहाँ से बस ये है कि इन्फॉर्मेशन का इतना ओवरलोड है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, और आपका माइंडसेट कौन से टीचर से मैच करता है। तो आप लोगों को बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हम बाहर नहीं जा सकते तो हम नहीं कर सकते। मैंने भी एक कमरे में ही बैठ के तैयारी की है, मेरा सेपरेट सबसे ऊपर एक कमरा था, और मैं उस कमरे से ही बाहर नहीं निकलती। ये बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करने वाला था कि जितने भी जो गांव के जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक दिल्ली नहीं जाएंगे तब तक कि हमें हमारे अंदर एक तरीके से जो वरदान है वो नहीं मिलेगा कि सिलेक्शन तभी होगा जब हम दिल्ली जाएंगे या प्रयागराज जाएंगे। लेकिन एडटेक आने के बाद ये समस्या सॉल्व हो गई है कि आप घर बैठे जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो आराम से, और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। जब हम तैयारी करते थे, या जो भी लोग हैं आज से 10 साल पहले तैयारी करते थे, उन्हें दिल्ली आना पड़ता था। अब आपको तैयारी करना है, आप स्टडी IQ का डायरेक्ट है, किसी भी जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है, आप इतने अच्छे बैच आ रहे हैं। जैसे मैं तो अभी करियर स्टार्ट किया हूँ, आप देखोगे इतने अच्छे बैच लेके आ रहे हैं जहाँ प्रीलिम्स मेंस सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जा रहा है, तो आसानी से किया जा सकता है। तो जितने भी हमारे जो गांव के बच्चे हैं और वो अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उन्हें टेंशन नहीं लेना है। आपके पास सिंपल क्या है कि कोई भी आप एक ऑनलाइन बैच खरीद लो, आराम से तैयारी कीजिए। बिल्कुल सर। और क्या है, जैसे हम बात करते हैं कि इवन अफोर्डेबल भी हैं बैचेस, अगर आप देखोगे तो अफोर्डेबल बैचेस हैं, आप इजीली तैयारी कर सकते हो। मैं यही बोलूँगी कि दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली आपके लैपटॉप पे आ सकती है। सही बात है। सही बात है कि बस आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट की सुविधा है, तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी क्या श्वेता जी, जैसे आप देखोगे कि जब भी कोई स्टूडेंट जब आता है तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे ऐसी 5 बुक्स बता दीजिए जिससे मैं तैयारी कर पाऊँ। तो आपकी ऐसी 5 बुक्स कौन सी थी जो आपको लगे कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है? पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम थी। और सर बाकी मेरा मेन रोल सर ChatGPT ने भी काफ़ी ज़्यादा प्ले किया है। तो जैसे हमारा इन्वॉल्वमेंट वगैरह होता था, तो मैं ChatGPT से मैंने बहुत हेल्प ली है। तो मेरी तो मेन यही थी। बाकी ज्योग्राफी वगैरह भी मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ही करी है। ओके। बुक्स में तो सर अगर मैं बोलूँगी तो ये 2 बुक्स ही रहती थी मेरे सामने बस। बाकी मेरा ऑनलाइन होता था और मैं नोट्स बनाती थी। जब आप इंटरव्यू देने गए तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था, कि ज़्यादा प्रेशर रहता है या कैसा था, थोड़ा बताइए। सर मुझे लगता है कि उन लोगों की ना अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो आप पे प्रेशर बिल्ड करके देखना चाहते हैं कि आप कैसे उस टाइम पे जवाब दोगे। हालांकि वो कई बार एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं कि आप हर क्वेश्चन का आंसर दो। जैसे कि मैं जब गई थी तो मेरा मेरठ का थोड़ा बैकग्राउंड है, तो उन्होंने पहले ही क्वेश्चन ये पूछा था कि अरे वाह आप मेरठ से हो, इतनी पुरानी स्थल से हो, तो आप मुझे ये बताओ कि कृष्ण जी ने कौन से 5 गांव मांगे थे। अब
मैंने उनसे बोला कि सर ये मैंने भी सुना है कि उन्होंने 5 गांव मांगे थे, लेकिन कौन से 5 गांव थे सर, सॉरी ये मुझे नहीं पता। ओके। तो उन्होंने स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन मुझसे ऐसे ही पूछे थे, बहुत प्राचीन क्वेश्चन जिनको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने कॉन्टिन्यूस, मुझे याद है कि स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन में मैंने सॉरी सर ही बोला था। ओके। और फिर दूसरे सर के पास जब गया था, चेयरमैन से जो दूसरे सर थे, उन्होंने मुझे लगता है कि ये जानबूझ के ही होगा कि मैथ्स में मुझे ले गए। मैंने 10th में मैथ्स छोड़ दी थी, मैं बायो की स्टूडेंट रही हूँ, तो वो मुझे मैथ्स में ले गए। तो हालांकि उस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था, बट मैंने वहीं ताकि वो और डीप ना घुसे मैथ्स में, तो मैंने उनको सॉरी सर बोल दिया, तो वो समझ गए कि ये इसमें जाना ही नहीं चाहती। तो ये भी ना एक स्ट्रैटेजी है, जिस चीज़ की आपको नॉलेज ना हो, आपको लगता है कि इस चीज़ में डीप आगे जाके घुसा जा सकता है, तो आप उस चीज़ को ना वहीं रोक दो। ओवर स्मार्ट बिल्कुल मत बनो, सिंपली आता है तो आप आंसर दो, नहीं आता है तो सॉरी सर बोल दो। ठीक है। जैसे अभी आप मेंस जब लिखने जाते तो 8 पेपर लिखने रहते हैं और 4 दिन लिखना है। Yes, sir. 4 दिन बहुत मेहनत हो जाती है, लगभग आप देखो 6 घंटे लिखना पर डे। तो अटेम्प्ट करने का आपका क्या तरीका था? सर मेरा तरीका ये था कि मैं सबसे पहले 12 मार्कर्स जो क्वेश्चन होते थे उनको करती थी सबसे पहले, कि अगर इन केस अगर कोई छूटा भी तो वो 8 मार्कर वाला छूटेगा। तो सबसे पहले मैं 12 मार्कर वाला करती थी, क्योंकि वो लेंदी भी होते थे, उनके लिए 3 पेज एलोकेट होते हैं। तो पहले वो निपटाती थी, उसके बाद में 8 मार्कर्स पे आती थी। ओके। और बाकी जैसे पेन वगैरह के लिए भी काफ़ी लोग बोलते हैं, तो हाँ ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा दबा के लिखने की आदत है, तो हाथों में पेन जल्दी होता है। तो मैंने V7 पेन लिया हुआ था, और उसमें भी कार्ट्रिज सिस्टम आ गया है। तो उसकी भी मैंने बाहर की बॉडी निकाल दी थी, केवल अंदर कार्ट्रिज रहती थी और बाहर निब रहती थी, उससे लिखती थी, ताकि पेन हाथ पे प्रेशर कम पड़े और कम दुखे हाथ। अरे बढ़िया बढ़िया। तो इनोवेशन ना आपको बहुत सारी खुद के अकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन में। सही बात है। तो देखो बहुत सी बातें उन्होंने बताई हैं, कुछ जैसे आप जब भी हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सी अच्छी बातें भी रहती हैं, ख़राब भी बातें रहती हैं। तो ऐसी 2-3 बातें बताओ जो आपको जब इस जर्नी में जो स्ट्रगल रहा हो या ऐसे दिन आए हों, उनके बारे में बताओ कि ये हमारे साथ थोड़ा बहुत कभी कभी लो फील होता था, और कुछ अच्छा भी लगता होगा। तो अच्छा क्या लगा, ख़राब क्या लगा, थोड़ा बताइए आप। सर पहले बुरे की बात करते हैं, जी, फिर जी। बाद में अच्छे की बात करेंगे। अच्छा तब हो गया, सिलेक्शन हो गया है। तो बुरा ये होता है कि आप इस एग्ज़ाम में ना अनसर्टेनिटी बहुत है और कंपटीशन काफ़ी है, तो नो डाउट आपको नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, और लेंदी भी काफ़ी होता है। ये 1 डे एग्ज़ाम नहीं है कि हुआ और ख़त्म। अब आप देखो 2024 का एग्ज़ाम जो हुआ है वो 26 में वैकेंसी क्लियर हुई है पूरी। जी, जी। तो बहुत प्रेशर, मेंटल प्रेशर वगैरह रहता है। तो मैंने ना सबसे पहले तो मेरे वॉल पे केवल मैप्स है ओके। और केवल एक कोट है। जैसे बच्चे बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ कि, और मुझे घबराहट भी होती थी कि ये बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ते, इतना सब कुछ, मतलब वॉल्स तक पे ऐसा पूरा डेकोरेट कर रखा है। पर मेरी वॉल्स पे अगर आप ऊपर देखेंगे भी तो केवल मैप्स हैं और एक लाइन है। उस लाइन में लिखा हुआ है कि घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए। तो जब भी मुझे लगता था कि बस अब नहीं होगा, अब नहीं करूँगी, तो मैं उस लाइन को देखती थी और मुझे लगता था कि सही तो बात है, इतने महीने निकल गए, इतना टाइम निकल गया, लास्ट कोशिश, लास्ट, क्योंकि ना ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी आप किसी चीज़ के क्लाइमेक्स पे होते हो ना, तब आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो उस टाइम तक जाते हुए कि लास्ट में लगता है कि छोड़ो। सही बात है ना। और जबकि वो टाइम ऐसा होता है कि आप उस टाइम पे अगर एक हथौड़ा मारो ना तगड़ा वाला, तो आप उधर हो। सही बात है। है ना। तो वो लाइन मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करती थी। तो अगर मुझे कई बार लगता था कि मुझे नींद आ रही है या आज मुझे नहीं पढ़ना, तो उस लाइन को देख के मैं सोचती थी कि नहीं पढ़ते हैं, दोबारा से पढ़ना शुरू करते हैं, सोते नहीं है। दूसरा, जब भी आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करते हो तो अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर दिया करो। जैसे मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है तो मैं ज़रूर पिज़्ज़ा खाती थी अपने टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद। तो टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एक रिजिड माइंडसेट होना तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका एक रिजिड माइंडसेट नहीं होगा कि करना ही है, तब तक तो चीज़ें नहीं हो सकती। सही बात है। तो मेरा वो माइंडसेट था।
प्लस बाकी तो सबके साथ ही ये चीज़ होती है कि ताने मिलते हैं और ये मिलते हैं, तो ये तो प्रसाद समझ के खा लेना चाहिए। तो आपको ऐसे कोई ताने मिले जो सब आपको लगता है? बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा ताने रिलेटिव से या घर में कहाँ से सर मिलते हैं नहीं, या मेरे दोस्तों? घर वाले तो बहुत टचवुड बहुत सपोर्टिव है उन्होंने। हाँ, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन वही रिलेटिव्स होते हैं। इवन मेरे मामा वगैरह के जो बच्चे हैं या और भी जो आसपास की उनकी सबकी शादी 21-22 साल में 23 साल में हो गई, और मैं या तो फंक्शन में जाती नहीं थी, जाती थी तो मुझे ताने पड़ते थे कि तुम सबसे बड़ी हो, तुम सबसे छोटी हो गई, अभी तक तुमने शादी नहीं करी। तो वो होता ही है। और इवन सबको ये लगता था कि अब इसने डॉक्टरेट कर लिया तो ये घर पे क्यों है, किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं काम कर रही है। तो ये सब तो चलता रहता था। तो ये मेरे पापा हैंडल करते थे इस चीज़ को कि क्यों सुनना है, भैया भाभी सब, मम्मी सब लोग बहुत समझाते थे कि नहीं सुनना है। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग जब किसी भी इस तरह की तैयारी करो ना, तो पहले से ढोल नगाड़े मत बजाओ। मेरे पूरे परिवार में नहीं पता था मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह। सबको ये पता था कि मैं MDS के लिए कुछ पढ़ रही हूँ। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, कोई क्ल्यू नहीं था कि मैं किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि लोग ना बहुत जल्दी नसीहत देने आ जाते हैं कि इसमें तो सिलेक्शन रेट ही 0.1% है, और आप डॉक्टर हो तो आप इस लाइन में क्यों घुसना चाहती हो। तो अगर आपको करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो सुननी नहीं ना किसी की, तो बताओ ही मत। सही बात है। जब किसी की सुननी नहीं तो बताना क्यों। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया हुआ था। चलिए बढ़िया। अब ऐसे लोग आपको मिलने आएंगे, बोलेंगे कि आप कर सकते थे, ऐसा बोलेंगे। अब तो सब प्रेज कर रहे हैं, बट मुझे पता है कि ये चीज़ अगर पहले आती ना, तो ये वाली चीज़ पक्का आती कि क्यों करना है, इतना कम सिलेक्शन रेट है, तुम्हें लगता है तुम्हारा हो जाएगा। तो जैसे आप DYSP बनेंगे तो महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए बहुत क्वेश्चन उठते हैं, तो आप ऐसा क्या सोचते हैं कि हम ऐसा काम करें कि महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी? कभी सोचा आपने ऐसा? हाँ सर, बिल्कुल सर। मुझे लगता है सबसे पहले तो अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। Okay. और जैसे हम लड़कियों को सिखाते हैं, लड़कियों के अंदर संस्कार बिल्डअप करते हैं, ठीक है वो ज़रूरी है, बट मुझे लगता है अपने लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या जज करना है, क्या नहीं जज करना है। तो वो वाली एक चीज़ है। तो अवेयरनेस पे मेरा बहुत फोकस रहेगा। दूसरा, मुझे लगता है कि आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना आ गया है, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के हेल्प से सेफ्टी पर्पस के लिए लड़कियों के लिए ज़रूर बिल्ड करने की कोशिश करूँगी। और तीसरा सर, एक जैसे पुलिस की इमेज होती है स्ट्रिक्ट वाली, तो मैं चाहूँगी मैं प्रो पीपल पर्सन बन के रहूँ, क्योंकि मेरा पहले से भी नेचर वही है। डॉक्टरेट में भी वही नेचर चाहिए होता है, वही मैंने गेन किया है। तो मुझे लगता है कि वो चलिए बढ़िया है। दूसरा श्वेता जी, जैसे आपने बताया कि आप स्टडी IQ की स्टूडेंट भी रही, बहुत अच्छा लगा। और जब मैसेज आते हैं कि सर सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा, मेरी पूरी टीम को अच्छा लगा कि चलो सिलेक्शन हो रहे हैं। और मेहनत करती हैं, जब हमारी टीम मेहनत करती है तो उसका रिजल्ट मिलता है, तो टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे थे उसका फल मिला। तो आपको क्या लगता है कि इस एग्ज़ाम के लिए एक सेल्फ स्टडी के साथ या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ गाइडेंस कितना महत्व रखता है? सर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे याद है 1-2 बार जब मैंने आपको आंसर्स भेजे थे तो आपने मुझे वहाँ पे करेक्ट किया था कि आप थोड़ा लेंदी लिख रहे हो, इनको थोड़ा कट शॉर्ट करो, क्योंकि वो टाइम सेविंग के लिए भी है और वर्ड लिमिट के लिए भी है। तो गाइडेंस तो आपको चाहिए कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो, क्योंकि गाइडेंस से ही पता चलता है कई बार कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है आंसर्स में और क्या वीकनेस है। तो उसका तो बहुत मेन रोल है, मतलब कोई ना कोई तो आपको गाइड करने वाला ज़रूर होना चाहिए। अभी श्वेता जी, हम लोग हमारी टीम ने बहुत से इंटरव्यूज़ लिए हैं और अच्छा लगता है कि स्टडी IQ से सिलेक्शन भी हुए। लेकिन मैं जितने भी इंटरव्यूज़ लेके आए सब लोग UPSC वाले थे। आप एक्सेप्शन हो जो UPPCS की तैयारी कर रहे थे। तो मैं जब भी जहाँ जाता हूँ मुझे मौका मिलता है बोलने का, तो मैं बोलता हूँ, सिंपल बोलता हूँ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं UPSC का, वो तो उनके पास तो प्रिविलेज है, सब कुछ बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन जो UPPCS की तैयारी कर रहा है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन सा हो रहा है, अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो UPPCS की तैयारी कर रहा है वो पर्सन UPSC से कंपेयर किया जाए तो कभी कभी थोड़ा सा आपको लो फील होता हो, ऐसा आपको लगा? नहीं सर, मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि दोनों एग्जाम्स की ना डिमांड अलग है। अगर सिलेबस लोग बोलते हैं कि सेम है, सिलेबस ठीक है सेम है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न अलग है थोड़ा, है ना। प्री में भी अगर आप देखोगे तो वो लॉजिकल बेस्ड ज़्यादा होते हैं, वो डायरेक्ट फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं होते, जबकि UPPCS में आप अगर देखोगे तो फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही मेंस में भी होता है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, बस दोनों की अप्रोचेस अलग अलग हैं, तो अंतर केवल डिफरेंस वहाँ पर है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बाकी अगर मेंस की बात रहे कि मेंस में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं है ना, यूट्यूब पे यूपीएससी वाले टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ सकते हो आप, वो कंटेंट थोड़ी ना लॉक्ड है। तो ये एक आंसर मिल सकता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये हमारे स्टूडेंट हैं, आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में आप तैयारी करोगे, आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। और खुशी होती है, अभी आप देखोगे कि यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू अभी स्टार्ट 1 साल पहले हुआ है, और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहता है, हम मिल के सपोर्ट करेंगे, अच्छे से गाइडेंस देंगे। और आप हमारी क्लासेस लगातार की हैं, कुछ आप सजेशन देना चाहते हो स्टडी आईक्यू की टीम के कुछ बारे में बोलना चाहते हो तो आप बता सकते हो, क्या अच्छा लगा, कुछ सजेशन आप देना चाहते हो वो भी हम लोग implement सर करने एक के लिए चीज़ तो तैयार हैं। मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि अवेलेबिलिटी है सबसे पहली चीज़, कि अगर आपको ज़रूरत है गाइडेंस की तो वहाँ अवेलेबिलिटी है। जैसे मैंने आपको कई बार अप्रोच किया है अपनी प्रॉब्लम्स में या आंसर्स में या बताने में कि सर ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा सर एक पोलाइटनेस और हम्बल नेचर है, जो कि इस तैयारी के दौरान बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को, क्योंकि ऑलरेडी इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल और वो सब होता है, तो वो एक आराम से समझाना और एक मोटिवेट करना कि नहीं हो जाएगा, आप कर लोगे, वो उस टाइम पे कोई इतना भी बोल देना तो बहुत बड़ी बात होती है कि आप कर लोगे, हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ है। और तीसरा इन डेप्थ नॉलेज तो है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे, ट्रस्ट रख के पढ़ोगे तो ज़रूर क्लियर होगा, मैंने भी किया है। चलिए बढ़िया है। तो देखो आपने बहुत सी बातें सीखी होंगी, आप भी अपने सिलेक्शन को लेना चाहते हैं तो आपको एक फोकस होके ट्रस्ट के साथ तैयारी करनी है, अपने आप पर आपको विश्वास रखना है, मेहनत करिए, सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे आपका भी सिलेक्शन होगा। और चलिए फिर ओके, थैंक यू, बहुत बहुत आपको भी बधाई। थैंक यू सर।